हे गाइस, वेलकम टू प्रीलिम्स व्यूअर। कंप्लीट इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने 8 लेक्चर देखे हैं। लास्ट लेक्चर वाज ऑन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ इस चैप्टर को। ये हमारी सीरीज़ का 9th चैप्टर है। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो देखिए दोस्तों, ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना, वो हमारे संविधान का पार्ट नहीं थी। जब हमने संविधान को अडॉप्ट किया था, इनैक्ट किया था, तब उस टाइम पर जो हमारे संविधान मेकर्स थे, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिन्होंने संविधान को बनाया, उनको ये ज़रूरी नहीं लगा कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है फॉर सिटीज़न वो ऐड किए जाए। लेकिन जब इमरजेंसी का टाइम आया ना, 1976 के टाइम पर, आपको पता होगा कि इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, और वो जो टाइम था, उस टाइम पर हमारे पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो उस टाइम पर उन्हें ये ज़रूरत महसूस हुई कि जिस प्रकार से हमने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं सिटीजन्स को, फंडामेंटल राइट्स, और ये एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है। तो अगर हम राइट्स दे रहे हैं सिटीजन को, तो अगर वो राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए नेशन के प्रति, राइट। जैसे हम सभी को पता है, फॉर एग्जांपल, अगर एक फैमिली है, हम अपने मम्मी का पापा के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी रखते हैं, राइट। क्योंकि हम जो है वो हमारी राइट्स को भी इंजॉय करते हैं, हमारी मांगे पूरी की पूरी हमारे पेरेंट्स पूरी करते हैं। तो अगर हमारी मांगे पूरी हो रही हो, तो हमारी कुछ इनके प्रति जिम्मेदारियां भी होती है। ओके, तो उसी प्रकार से एज अ नेशन हमारी, अगर हम फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती है इस देश के प्रति। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये 1976 में उन्हें ज़रूरत लगी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया स्वरण सिंह जी के चेयरमैनशिप में। और स्वरण सिंह जो कमेटी थी, उसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसको रिकमेंड किया कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उनको ऐड कीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस बेसिस पर फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ऐड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ही वॉज द मेन पर्सन बिहाइंड दैट। इनका नाम है स्वरण सिंह जी। तो इनकी कमेटी के रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड। तो इनका नाम याद रखिए, सरदार स्वरण सिंह। और इनको गठित किया गया था 1976 में, बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये समिति सेटअप की गई थी। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारी, वो आती है पार्ट 4A के अंदर। और इसके लिए एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कम्स अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर आर्टिकल 51A। अब ये जो ड्यूटीज़ है, ये किस प्रकार की है? तो दीज आर मोरल एंड सिविक ड्यूटीज़, मोरल एंड सिविक, एंड अप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स। जो भी इंडियन सिटीजन हैं, उनको ये अप्लीकेबल होती है ये ड्यूटीज़। ये याद रखिए कि दिस आर अप्लीकेबल टू इंडियन सिटीजन्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये नॉन जस्टिशिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है। मतलब इनके बेसिस पर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अन्य किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि आप इन्हें एनफोर्स करें, राइट। इफ समवन इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटीज, तो उस टाइम पर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए हमें अधिकार है अंडर आर्टिकल 32, राइट टू रेमेडी, कि हम फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 या फिर हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 हम जा सकते हैं। द क्रक्स इज दैट fundamental duties comes under part 4A of the constitution under article 51A. They are moral and civic duties and applicable to Indian citizens and non-justiciable in nature. The fundamental duties जो है उसके बारे में हम अब डिटेल में यहाँ से लर्न करेंगे। The framers of the constitution did not feel it necessary to incorporate the fundamental duties of the citizen in the constitution. जैसे कि मैंने कहा था कि जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्हें ये ज़रूरी नहीं लगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए सिटीजन्स की। तो इसलिए उन्होंने ये ज़रूरत नहीं समझी कि इनको हमारा जो ओरिजिनल संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इनको अडॉप्ट किया जाए।
However, they incorporated the duties of the state in the constitution in the form of directive principles of state policy. सिटीजन्स की जो ड्यूटी है उनको तो नहीं रखा, ओके, सिटीजन के लिए कोई भी ड्यूटी नहीं रखी, लेकिन जो स्टेट है, स्टेट के लिए उन्होंने ड्यूटीज डिफाइन किए और उसे किसके अंतर्गत डिफाइन किया था? एज डीपीएसपी, राइट। जो पिछला हमारा चैप्टर था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी है, उनको एज अ स्टेट ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने रखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ओके। और ये भी नॉन एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ थी, ओके, नॉन एनफोर्सेबल एंड नॉन जस्टिशिएबल, राइट। सो एक बात तो सिमिलर है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में कि दोनों जो है वो नॉन एनफोर्सेबल एंड नॉन जस्टिशिएबल है, ओके। So later in 1976, the fundamental duties of citizens were added in Constitution, and in 2002 one more fundamental duty was added. Okay, so जो fundamental duties 1976 में ऐड भी हुई है ना, तो उस टाइम पर जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ओके, एसएससी, इन्होंने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड करी थी। कितनी? 10, ओके। सो ओरिजिनली भी जब इनको ऐड किया गया 1976 में तो 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज थी, और बाद में चलकर एक जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो 2002 में आई, ओके, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था, वो हम बाद में जाकर देखेंगे। सो द फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर adopted in 1976 during the time of internal emergency. ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट किया 1976 में, बाद में जाकर 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई। तो इस प्रकार से आर्टिकल 51A जो है उसमें अभी फिलहाल टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ओके। सो एफडीज हमारे कितनी है अभी फिलहाल? 11, ओके। सो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है दे आर द ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, ओके। और डीपीएसपीज में जो दिए हैं ड्यूटीज़ they are the duties of state. The fundamental duties in the Indian Constitution are inspired by the Constitution of erstwhile USSR, जिसे अभी रशिया कहा जाता है ना, तो ये पहले यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करता था। तो यूएसएसआर से प्रेरित होकर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट किया है, राइट। तो नोटेबली नन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक यूएसए, कोई भी जो कंट्री है जिनमें मेजर डेमोक्रेसी है उनमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन, ओके, स्पेसिफिकली कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। तो इसमें किसी में भी ये जो मेजर डेमोक्रेसीज है ना, इनमें किसी में भी सिटीजन्स की कोई ड्यूटीज़ जो है वो डिफाइन नहीं की गई, ओके। देन लेकिन जापान, ओके, जापान हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमें ये ड्यूटीज़ दिखती है। सो जापान कॉन्स्टिट्यूशन इज परहैप्स द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा अकेला डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर ये ड्यूटीज़ पाई जाती है, ओके। सो अगर पूछा जाए कि विच डेमोक्रेटिक कंट्री, विच द डेमोक्रेटिक कंट्री बिलो हैज़ ओरिजिनली द फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ऑप्शन अगर दिए जाते हैं कि यूएसए, कनाडा, ओके, कनाडा, देन फ्रांस एंड द लास्ट वन इज जापान, तो जापान एक डेमोक्रेटिक भी कंट्री है और इसमें ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अडॉप्ट भी किया था। तो यूएसए, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दिखती है। सो जापान वॉज द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विच कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। देन जो सोशलिस्टिक कंट्रीज थी लेकिन, ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ देयर सिटीजन्स। तो जो सोशलिस्टिक कंट्रीज है ना, उन्होंने जितना फंडामेंटल राइट्स को तवज्जो दिया उसी तर्ज पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी उन्होंने तवज्जो दिया, ओके। हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर डिक्लेयर्ड दैट द सिटीजन्स एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट्स एंड फ्रीडम वॉज इनसेपरेबल फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस। तो जो राइट्स हैं सिटीजन्स की और जो फ्रीडम है जिसको वो एंजॉय करते हैं, उनको आप उनकी ड्यूटीज़ के साथ और उनके ऑब्लिगेशंस के साथ सेपरेट नहीं कर सकते हो, ये हाथ में हाथ लेकर चलेंगी, ओके। सो उन्हें अगर फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करनी है सिटीजन्स को, तो उन्हें उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी उन्हें निभानी होंगी। सो दोनों को बैलेंस करके सिटीजन को एंजॉय करना होगा, ओके। फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको एंजॉय करना है तो आपको आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी निभानी होगी।
So in 1976, the Congress party set up the Sardar Swaran Singh Committee to make the recommendations about fundamental duties. सरदार स्वरण सिंह कमेटी 1976 में गठित की गई थी कांग्रेस पार्टी द्वारा ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी, और इन्हें कहा गया था कि आप रिकमेंडेशंस दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में. The need and necessity of which was felt during the operation of the internal emergency during 1975 to 1977. तो जब ये 2 साल के लिए इंटरनल इमरजेंसी थी, तब सरकार को लगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनकी ज़रूरत है. ओके, और इस वजह से उन्होंने ये जो सरदार स्वरण सिंह जी इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और उनको कहा कि आप रिकमेंडेशन दो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्या नीड है और क्या नेसेसिटीज़ है, आप इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर आपके विचार रखो. ओके, और उनको रिकमेंड करो. सो द कमेटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ अ सेपरेट चैप्टर. ओके, कमेटी ने क्या कहा कि आप एक सेपरेट चैप्टर रखिए ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट स्ट्रेस्ड दैट द सिटीजन्स शुड बिकम कॉन्शियस दैट in addition to the employment of rights, they also have certain duties to perform as well. उन्होंने ये कहा कि सिटीजन्स को है ना सचेत रहना चाहिए कि उनको अगर उनकी फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करनी है तो उनके नेशन के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए. ओके, सो ड्यूटीज भी उनकी होनी चाहिए. द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर एक्सेप्टेड दिस रिकमेंडेशंस एंड एनेक्टेड द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976. तो ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला एक्ट है ना, 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, 4 + 2 = 6, so it becomes 1976. so इस एक्ट को फिर गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया और इसके अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट बनाया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, सो दिस अमेंडमेंट एडेड अ न्यू पार्ट. जैसे इन्होंने कहा ना कि एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए, तो इस वजह से एक न्यू पार्ट जो है वो अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया और उस पार्ट को कहा जाता है पार्ट 4A टू द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस न्यू पार्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 आर्टिकल. जैसे कहा गया था कि इस न्यू पार्ट से एक सिर्फ 51A आर्टिकल जो है वो इंक्लूड हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. सो दैट इज आर्टिकल 51A which for the first time specified a code of 10 fundamental duties of the citizen. So ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वो एडॉप्ट किया गया अंडर आर्टिकल 51A ऑफ पार्ट 4A. सो एक नया पार्ट बनाया पार्ट 4A और उसके अंतर्गत आर्टिकल 51A को इंक्लूड किया और उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये किस अमेंडमेंट के अंतर्गत हुआ? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. और इसी अमेंडमेंट ने क्या क्या और इंक्लूड किया था? सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी इन वर्ड्स को ऐड किया था. ओके, सो ये जो अमेंडमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. इसने हमारी जो कंट्री थी उसका नेचर चेंज कर दिया, राइट. सोशलिस्ट जो पहले इम्प्लिसिट था, कुछ आर्टिकल से मतलब हमें झलक रहा था कि हमारी कंट्री सोशलिस्ट है, लेकिन उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने. हमारे प्रियम्बल में ही सोशलिस्ट वर्ड को रखा गया. ओके, सो इसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने डीपीएस जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको भी ऐड किया पार्ट 4A के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 51A. सो ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट इसने की ना, इसी वजह से इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 का, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की. सो व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एन इंडियन सिटीजन? तो देखिए ये जो 10 ड्यूटीज़ है इनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस. ओके, इन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. सो यहाँ पर जो दी गई है ना, इनको हम इलाबोरेट करेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे. ओके, वन बाय वन पढ़ेंगे. सो दीज आर द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. ओके, पहले तो 10 थी, लेकिन जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, ये 2002 का, इसने एक एजुकेशन से रिलेटेड भी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड कर दी. और ये क्या थी कि जो 6 से लेकर 14 एज के बच्चे हैं ना, तो उनको सरकार की तो ये जिम्मेदारी बनाई कि इनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे दे, लेकिन उसको डीपीएसपी में रख दिया. और उसी के साथ साथ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें क्या उन्होंने बनाया कि ये जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके जो भी गार्डियन हो गए
और या फिर उनके जो भी पेरेंट्स होंगे, ओके, उनकी ये जिम्मेदारी बनाए कि आप इनको शिक्षा प्रदान करने का मौका दो, राइट। ओके, सो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज प्रदान करो फॉर एजुकेशन ऑफ टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years. दिस ड्यूटी वॉज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. सो ये पूछा जाएगा कि ओरिजिनली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, तो 10, और जो 11th ऐड हुई थी वो कौन सी थी और वो किस अमेंडमेंट के अंतर्गत ऐड हुई। ओके, सो वो थी फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years. ओके, और ये ऐड की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने हमें हमारा फंडामेंटल राइट दिया था, राइट। ओके, और वो कौन सा था, आर्टिकल 21A। ओके, आर्टिकल 21A, और इसे कहा जाता है राइट टू एजुकेशन, और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए 2009 में एक्ट बनाया गया, RT एक्ट। ओके, सो 3 चीजें इससे निकल कर आई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। एक तो सरकार की जिम्मेदारी बना दी थी उन्होंने कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। ओके, सो वो हमारा फंडामेंटल राइट भी था अंडर आर्टिकल 21A, और उसी के साथ साथ इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की 11वें नंबर की, कि पेरेंट्स की ये ड्यूटी होगी कि वो अपने बच्चों को जिनका एज 6 से लेकर 14 के बीच में है, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी उनके एजुकेशन के लिए। और इसी अमेंडमेंट एक्ट ने फिर फंडामेंटल राइट भी बनाया, DPS भी बनाए और FD बनाया। ओके, और इस फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2009 में RT एक्ट आया। ओके, सो अब देखिए एक एक करके हम सभी फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ेंगे। उससे पहले फिर से एक बार देख लेते हैं व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज। सो फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड as the moral obligation of all citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. So किस लिए होती है फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या होती है? सो ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है सिटीजन के ऊपर, ओके, कि वो हेल्प करे टू प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म, राष्ट्रवाद की भावना जो है उसको जगाने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये ऑब्लिगेशन होता है किसी भी सिटीजन के ऊपर, और टू अफोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया, और जो हमारी एकता है, अखंडता है भारत की, और राष्ट्रवाद का जो भावना है उसको प्रमोट करने के लिए एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है सिटीजन के ऊपर, और इसे कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये जो ड्यूटीज है ये पार्ट 4A के अंदर है, जैसे हमने कहा, और हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल सिटीजन। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सभी सिटीजन के ऊपर ऑब्लिगेटरी है, मतलब ये जो है ये सभी सिटीजन के ऊपर अप्लाई होती है, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो ये ड्यूटीज को निभाए। ओके, लेकिन ये अभी हमने देखा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था ऑफ 1976, इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये कहाँ पर ऐड की गई, पार्ट 4A नया पार्ट बनाया अंडर आर्टिकल 51A। द रिकमेंडेशंस वर पास्ड इन 1976 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 3 जनवरी 1977। तो अगर एक आधा ट्रिकी सा क्वेश्चन बन गया ना कि पास तो ठीक है 1976 में सभी को पता होगा कि भाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत तो ये आ गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज में, फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये इनएक्ट इफेक्ट में कब आई, तो 3 जनवरी 1977 से इफेक्ट में आ गई। ओके, ये भी हमने देखा कि 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ऑफ 2002, उसके द्वारा एक और जो 11th नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी थी उसको ऐड किया गया। जापान, चाइना, USSR, इनके यहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया, या फिर इनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यूटीज़ है इनसे प्रेरित होकर हमने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ड्यूटी एडॉप्ट की। और अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो USSR से हमने प्रेरित होकर हमारे यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की, और इनको रिकमेंड किया था स्वर्ण सिंह कमेटी ने। अब जो ड्यूटीज़ है हमारी 11 ड्यूटीज़, उनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सो द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या है? सो फर्स्ट जो ड्यूटी है वो कहती है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड रहना चाहिए, एकनिष्ठ रहना चाहिए, और रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके जो भी आइडियाज़ है, जो आइडियल्स है, और जो भी इंस्टीट्यूशंस है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंतर्गत हमारी इंस्टीट्यूशंस बनाई गई है, उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। देन नेशनल फ्लैग जो है हमारा एंड नेशनल एंथम जो है हमारा, इन दोनों को भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसका अपमान नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ओके,
सो ये हमारी ड्यूटी है कि हम नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करें, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जिन आइडियल्स ने हमारे नेशनल फ्रीडम को, हमारे नेशनल फ्रीडम की स्ट्रगल को इंस्पायर किया था, उन आइडियल्स को हम चेरिश करें एंड फॉलो करें। ओके, सो दिस वाज द सेकंड ड्यूटी। देन थर्ड कहती है कि हमारी जो सुई है, सुई मीन्स सॉरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, SUI, सुई, इसको हमें अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करना होगा। ओके, अपहोल्ड करना होगा और प्रोटेक्ट भी करना होगा हमारी सॉरेनिटी का, हमारी यूनिटी को और हमारी इंटीग्रिटी को। ओके, एकता, अखंडता और हमारी जो सॉरेनिटी है, हम जो स्वतंत्र है उस, ओके, तो ये सॉरेनिटी के कारण है। ओके, वी आर सेल्फ डिपेंडेंट, किसी और अन्य राष्ट्र पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको हमें अपहोल्ड करना है और इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, इस हमारी सॉरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को, ऑफ इंडिया को। ओके, देन फोर्थ ड्यूटी क्या कहती है कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर आगे चलकर अगर वॉर की कोई सिचुएशन आ जाती है और उस टाइम पर अगर हमें बुलाया जाता है, ओके, तो उस टाइम पर हमें कंट्री के लिए हमारी सर्विस रेंडर करनी चाहिए, हमें हमारी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। क्यों? ताकि हम हमारी कंट्री को डिफेंड कर सके। ओके, सो टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन सो, जब भी जरूरत पड़े, जब भी हमें बुलाया जाए तो हमें हाजिर होना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। देन द फिफ्थ वन इज टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ अ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स द ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। हमें भाईचारा बढ़ाए रखना है, हमें जो हार्मोनी है विद इन द कंट्री, इसको प्रमोट करना चाहिए। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की जो भावना है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। ओके, एंड ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, चाहे हमारे यहाँ पर कितनी भी डाइवर्सिटीज क्यों ना हो, लेकिन हमें भाईचारे को प्रमोट करना चाहिए और हार्मोनी को प्रमोट करना चाहिए विद इन द इंडिया। टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन, और जो वुमन की डिग्निटी के लिए जो भी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस है, जो भी उनकी जो डिग्निटी है उनको अगर हानि पहुंचाती है, तो ऐसी प्रैक्टिस को हमें छोड़ देना चाहिए। ओके, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। तो सिक्स जो ड्यूटी है हमारी, वो क्या कहती है कि हमारा जो ये रिच हेरिटेज है हमारा, ओके, हमारे इस रिच हेरिटेज को, हमारे इस कल्चर को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, हमें संजो के रखना चाहिए, उसकी वैल्यूज़ को भी हमें संजो के रखना चाहिए। तो हमारा जो ये रिच हेरिटेज है, हमारा रिच कल्चर है, हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज है जिससे सभी का उगम हुआ है, ये सभी चीज़ों को हमें प्रिजर्व करना चाहिए और उनको वैल्यू करना चाहिए। ओके, ना कि हमें जो आजकल चल रहा है कि वेस्टर्नाइजेशन की भीड़ में लगे हैं हम। ओके, सो वेस्टर्नाइजेशन की भीड़ में लगने से अच्छा है कि हम हमारे रिच हेरिटेज, हमारे कल्चर को प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। ओके, अगर हमें हमारे कल्चर के बारे में पता होगा ना, तभी हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ओके, देन सेवंथ ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो ये जो ड्यूटी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ देश के प्रति हमें कहा है, तो हमारे जो सराउंडिंग में जो नेचुरल एनवायरनमेंट भी है ना, हमारे जो फॉरेस्ट्स है, लेक्स है, झीलें है, हमारे रिवर्स है, नदियाँ है, हमारी वाइल्ड लाइफ है, वास्ट डाइवर्सिटी है हमारी, वास्ट डाइवर्सिटी इन वाइल्ड लाइफ ऑल्सो, तो उस सभी को हमें इम्प्रूव और प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, और कंपैशन होना चाहिए फॉर लिविंग क्रिएचर, एक सद्भावना होनी चाहिए किसी भी जीव के प्रति। ओके, सो ये हमारी सातवीं ड्यूटी कहती है। देन जो एट ड्यूटी है वो क्या कहती है कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, हमें हमारे अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, ह्यूमनिज्म को डेवलप करना चाहिए। ओके, एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ऐसा नहीं है कि खाली कल्चर के बारे में, देश के बारे में ही नहीं कहा है, तो एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में भी हमारी ड्यूटी है कि खुद के अंदर भी एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना चाहिए, ह्यूमनिज्म को डेवलप करना चाहिए, और जो क्वेश्चन करने की जो भावना है, इंक्वायरी की जो भावना है एंड रिफॉर्म्स की, इसे हमें बनाए रखना है, इसे हमें हमारे अंदर डेवलप करना है। देन जो नाइन्थ ड्यूटी थी वो क्या कहती है कि टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी की हमें रक्षा करनी चाहिए। जब भी हम स्ट्राइक कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पर हमें पीसफुली स्ट्राइक करनी चाहिए, ना कि किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा जाए। तो टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी इज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन एंड टू एब्जर्व वायलेंस, वायलेंस को आप एब्जर्व करें, आप उसको एबडक्ट करें, उसको आप मतलब आप वायलेंस का जो रास्ता है वो ना अपनाएं। ओके,
then to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. अगर आप खुद एक्सलेंस के पीछे भागोगे ना, एक इंडिविजुअल भागेगा, एक कम्युनिटी भागेगी एक्सलेंस के पीछे, तो अपने आप जो नेशन है ना वो राइज हो जाएगा. ओके, नेशन कॉन्स्टेंटली ग्रो होता जाएगा और हमारी जो लेवल से ऑफ जो है ऑफ अचीवमेंट उसमें भी बढ़ोतरी आएगी. सो हमारी जी जो 10th ड्यूटी है वो ये कहती है कि आप एक्सलेंस के पीछे भागो. ओके, इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटीज जो है ना किसी भी स्पीयर्स में, तो उसमें आप एक्सलेंस के पीछे भागो, देन द नेशन विल ऑल्सो कॉन्स्टेंटली गेट राइज. देन जो 11th ड्यूटी है जो कि 2002 में आई थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, उसे ऐड किया गया था बाद में. तो ये कहती है कि हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन, जो भी पेरेंट है या फिर गार्डियन है तो उसने क्या करना चाहिए, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड. तो उस पेरेंट ने, उस गार्डियन ने अपनी जो भी चाइल्ड है उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रदान करनी चाहिए. उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनके चाइल्ड को वो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रदान करे. और वो चाइल्ड कैसी होनी चाहिए, एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स. तो जो भी 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं, ओके, इस एज ग्रुप के, तो इन्हें एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रदान करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर दी है, पेरेंट्स, वार्ड या फिर जो भी इनका गार्डियन होगा. ओके, जो भी इनका गार्डियन होगा उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को, जो जिनकी उम्र 6 साल से लेकर 14 साल के बीच में, उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करे, ना कि उनका एक्सप्लॉयटेशन करे और उनको किसी वर्क में लगाए. ओके, सो काम धंधों में लगाने से अच्छा है कि उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करो ताकि उनका साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप हो, वो किसी भी स्पेयर में एक्सलेंस की तरफ दौड़े. उसी से हमारे नेशन की भी प्रगति होगी. ओके, सो जो प्रोविजंस है मेड बाय द पार्लियामेंट, अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो दी है, लेकिन अगर कोई उसे फॉलो ना करे तो उससे रिलेटेड क्या पार्लियामेंट ने प्रोविजंस बनाए वो हम देखेंगे. जो फर्स्ट था ना कि हमें हमारे नेशनल एंथम की, हमारे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, हमारे जो आइडियल्स है उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. अगर वो कोई नहीं करता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन बनाया पार्लियामेंट ने, तो द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971. जो नेशनल ऑनर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, नेशनल ऑनर की इंसल्ट को प्रिवेंट करने के लिए द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट लाया गया था 1971 में. प्रिवेंट डिसरिस्पेक्ट टू द नेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. अगर कोई नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, हमारा नेशनल फ्लैग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर हमारे किसी भी आइडियल्स की, ओके, अगर कोई भी अवहेलना करता है, कोई भी उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उनको 1971 के इस प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट के तहत सजा प्राप्त हो सकती है. देन जो थर्ड हमारा प्रावधान था, ओके, थर्ड था अपहोल्ड द सुई, ओके, सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. अगर इसके रिलेटेड कोई अगर इसको तोड़ता है तो जो इंडियन पीनल कोड है ना, अगर भारत की अखंडता को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करता है, इंटीग्रिटी को कोई तोड़ने की कोशिश करता है, कोई अगर देश से बाहर जाने की किसी स्टेट को या किसी कलेक्टिव स्टेट्स को अगर ये भड़काता है इससे रिलेटेड कि आप अपना एक सेपरेट देश फॉर्म करो, तो इस केस में वो हमारी इंटीग्रिटी को, हमारी यूनिटी को नुकसान पहुंचा रहा है. ओके, तो उस केस में क्या होगा, इंडियन पीनल कोड डिक्लेयर्स द imputations and assertions prejudicial to the national integration as punishable offense. तो आईपीसी की धारा के तहत ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, इसके तहत आपको जेल भी हो सकती है. सो ये प्रावधान बनाया इंडियन पिनल कोड ने कि अगर कोई इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी एंड यूनिटी को अगर तोड़ने की बात करता है तो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा. देन जो फिफ्थ है हमारा कि हमें फॉर एग्जांपल अगर कभी बुलाया जाए, ओके, फोर्थ में तो कहा गया है कि अगर कभी अगर नेशन को हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें हमारी सर्विस देनी चाहिए, चाहे वॉर का टाइम हो या कोई भी. और फिफ्थ कहा है कि हमें हार्मोनी मेंटेन करनी है, ओके, और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. अगर ये कोई नहीं करता है, इसके खिलाफ अगर कोई काम करता है, तो इफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इंडल्ज इन एनी करप्ट प्रैक्टिसेस लाइक आस्किंग वोट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन,
देन दे विल बी हेल्ड लायबल अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि रिलीजन के बेसिस पर लोग वोट मांगते हैं और दो रिलीजन के बीच में क्या करते झगड़ा लगाने की बात करते हैं या फिर भड़काऊ भाषण देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये हमारे भाईचारे को ठेस पहुंचती है इससे। तो ये हमारी जो फिफ्थ ड्यूटी थी कि भाईचारा बढ़ाना चाहिए, हार्मोनी को प्रमोट करना चाहिए, तो ये इसके खिलाफ है। इसलिए आरपी एक्ट बनाया गया था 1951 में और इसके अंतर्गत ये प्रावधान रखा था कि अगर कोई भी करप्ट प्रैक्टिस होती है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में या कहीं भी किसी भी पार्लियामेंट में, ओके, और अगर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर वोट मांगता है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत क्या होगा, ये करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी, ओके, और उनके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। देन जो 7 था हमारा, 7 जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ओके, टू डेवलप टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ओके, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसको इम्प्रूव करना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, हमारी जो भी झीलें हैं, हमारी नदियाँ हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। सो इससे रिलेटेड है ना द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 आया था और इसने प्रोहिबिट किया था ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्योंकि हमने अभी बात की कि जो स्पीसीज भी है ना उनके प्रति भी हमें सद्भावना होनी चाहिए, ओके, हमारे जो भी फॉरेस्ट है उनको हमने संजो के रखना चाहिए। सो ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो दुर्मिळ और एंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, एंडेंजर्ड मतलब अभी खत्म हो सकती है ऐसी, या फिर वो उस कैटेगरी में चली गई कि अब ये खत्म होने की आसार पर है। सो ये जो रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज होगी इनके ट्रेड में भी, इनके व्यापार पर भी रोक लगा दी थी, प्रोहिबिट कर दिया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 ने। देन ये तो हो गया वाइल्ड लाइफ के लिए। और फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए 1980 में फिर एक एक्ट बना, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। इसने क्या किया, चेक्स द इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन एंड डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन प्रॉफिट पर्पज। अगर कोई डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, ओके, या फिर जो भी फॉरेस्ट लैंड है उसे किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए अगर कोई यूज कर रहा है, तो इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के तहत उनको सजा हो सकती है, ओके। सो 2 एक्ट बनाए गए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 वाइल्ड लाइफ के ट्रेड को प्रोहिबिट करने के लिए जो भी रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एंड फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 बना। देन जो हमारा 11th जो ड्यूटी है ना, विच इज रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ 6 to 14 ईयर्स का जो भी चाइल्ड है आपका, उनके एजुकेशन के लिए आपको उनको अपॉर्चुनिटीज प्रदान करनी है, जो भी उनका वार्ड या गार्डियन होगा। तो इसके लिए दिस ड्यूटी वाज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ये तो हमने बताया। तो इसके प्रावधान के लिए क्या किया सरकार ने कि आरटी एक्ट बनाया, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ऑफ, और राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन या फिर राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009 बनाया था। तो देखिए दोस्तों, ये हमने प्रावधान देखे कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज बनाकर ही नहीं रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने ये कुछ स्टेप्स भी उठाए हैं। सो इन पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 7th फंडामेंटल ड्यूटी है तो पूछा जा सकता है कि 7 जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो किस बारे में है, तो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के बारे में। तो उससे रिलेटेड सरकार के क्या प्रोविजंस है, तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 बनाया एंड फॉरेस्ट के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 बनाया। उसी तर्ज पर जो 11th ड्यूटी हमारी एजुकेशन के लिए कि 6 to 14 ईयर्स के जो भी आपके वार्ड होंगे, जो भी आपके चाइल्ड होंगे, उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करनी है। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया, आरटी एक्ट ऑफ 2009 लाया गया, ओके। इससे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी बन गई। देन अब इम्पोर्टेंस क्या है, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ऐसे ही रख दी है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो नहीं। जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ना, हैज़ बिकम अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न। देखिए अगर आप देख रहे होंगे ना, तो आपको भी ये दिखता होगा कि दिल्ली में देखिए कितना प्रदूषण बढ़ गया, ओके। तो ना सिर्फ दिल्ली में, हर एक सिटी में अगर आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पर आप देखिए कि पोल्यूशन का लेवल जो है ना बहुत ही राइज हो चुका है आजकल, ओके। सो ये जो राइज हो रहा पोल्यूशन है, अगर हम हमारी ड्यूटी ही नहीं रखेंगे, जैसे कि 7th जो ड्यूटी है ये कहती है कि आपको आपके एनवायरनमेंट की रक्षा करनी है, उसको प्रमोट करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। अगर ये ड्यूटी ही नहीं होगी ना, तो कोई भी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। सो इनका इंपॉर्टेंस है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ बिकम अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न, दिस ड्यूटीज रिमाइंड अस टू कीप अवर एनवायरमेंट फ्री फ्रॉम पोल्यूटेंट्स। ये ड्यूटीज़ हमें रिमाइंड करती है बार बार कि हमें हमारे एनवायरमेंट को फ्री फ्रॉम पोल्यूटेंट्स रखना है, हमें हमारे एनवायरमेंट को शुद्ध रखना है।
द इंक्लूजन ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज अ फंडामेंटल ड्यूटी is a big step forward towards a safeguard of human rights and abolition of social injustice। जो ये हमने 11th ड्यूटी जो ऐड की है ना, राइट टू एजुकेशन वाली, कि एजुकेशन देना चाहिए चाइल्ड को, ओके तो इससे क्या हुआ, जो सोशल इनजस्टिस है इसका एबोलिशन हुआ, जो ह्यूमन राइट्स है उनका सेफगार्ड हुआ। ओके नहीं तो क्या हो रहा था, 6 से 14 साल के जो बच्चे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनको फैक्ट्रीज में रखा जा रहा था, उनको फैक्ट्रीज में काम करने के लिए रखा जा रहा था, हाउस होल्ड्स में काम करने के लिए रखा जा रहा था। सो इससे क्या हुआ, ये जो ह्यूमन राइट्स है इनका तो सेफगार्ड हुआ, सोशल इनजस्टिस से बच गए हम, इसका एबोलिशन कर दिया गया सोशल इनजस्टिस का, और जो चाइल्ड है उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उससे भी उनको बचाया गया। ओके क्योंकि अब ये दोनों की ड्यूटी होगी, एक तो फंडामेंटल ड्यूटी में ये पेरेंट की ड्यूटी है या गार्डियन की ड्यूटी है, उसी प्रकार डीपीएसपी में ये सरकार की भी ड्यूटी है कि वो उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे। और अब तो इसको फंडामेंटल राइट ही बनाया दिया आर्टिकल 21A के अंतर्गत, और उसके लिए 2009 का RT एक्ट भी आया, तो ये कंपलसरी हो गया अब सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी कि सरकार को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। तो इसलिए ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना ये इंपॉर्टेंट रखती है। अब यूनिटी एंड सिग्निफिकेंस क्या है, द सेक्शन फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हमें पता है, दिस वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन मच लैटर, लेकिन जो आइडिया बिहाइंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज है ना वॉज टू द रिमाइंड द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री दैट दे हैव सर्टन ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द कंट्री एंड सोसाइटी। तो यूनिटी एंड सिग्निफिकेंस ये है हमारा कि ये तो पहले पार्ट नहीं थी, लेकिन ये रिमाइंड करती है हमारे सिटीजन्स को कि हमें हमारी कंट्री को क्या रखना है, उनकी उसकी यूनिटी को बनाए रखना है, ओके उसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। तो ये एक रिमाइंडर की तरह काम करते हैं सिटीजन्स के ऊपर। तो इसका सिग्निफिकेंस तो हमने देखा। तो ये जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स है ना इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्या है, दोज रिक्वायरिंग द सिटीजन टू रिस्पेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो आइडियल्स है उसको रिस्पेक्ट करने की हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। ओके उसने बनाए जो भी इंस्टीट्यूशंस है कॉन्स्टिट्यूशंस के अंतर्गत, इसको भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारी हार्मोनी को हमें प्रमोट करना है, हमारे कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना है। तो ये जो आइडियल्स है ना जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उनको हमें रिस्पेक्ट करने की, उनको हमें प्रोटेक्ट करने की, प्रमोट करने की जिम्मेदारी दी गई है इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ द्वारा। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व द वायलेंस। अब पब्लिक प्रॉपर्टी को भी हम हमारी खुद की प्रॉपर्टी समझकर उसको हमें सेफगार्ड करना चाहिए, ये भी हमारी एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। लेकिन अब इसका क्रिटिसिज्म क्या होता है पता है कि ये नॉन इन्फोर्सेबल एंड नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। अब फॉर एग्जांपल कोई स्ट्राइक करता है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर देता है, तो अगर सपोज ए बंदा है, इसके सामने बी बंदा जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है और ए बंदा कुछ नहीं कहता है, ओके सो ये नॉन इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है। आप इसको नहीं बोल सकते कि भाई आपने क्यों नहीं रोका इस बंदे को, ओके सो कुछ समय पर कुछ जो चीज़ें, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई नेशनल एंथम पर खड़ा नहीं हो रहा है, ओके तो उनके खिलाफ तो आप केस नहीं कर सकते, ओके तो आजकल लोग जो है ना अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं निभा रहे, तो ये एक ड्रॉबैक है, ये एक लूप होल है। क्यों? क्योंकि ये नॉन इन्फोर्सेबल एंड नॉन जस्टिशिएबल है। सो दिस मीन्स दैट नो वन कैन बी पनिश्ड इन केस ऑफ देयर वायलेशन और नॉन कंप्लायंस ऑफ एनी फंडामेंटल ड्यूटी। अगर कोई नहीं निभाएगा तो उनको पनिश भी नहीं किया जा सकता, ये सीधा सीधा इसका मतलब है। सिमिलरली दिस ड्यूटीज आर नॉन इन्फोर्सेबल इन नेचर। कोर्ट में तो आप इन्फोर्स भी नहीं करने की मांग कर सकते हो इनको। That is, no court can or any government body can directly enforce any of these duties on any particular citizen legally. Legally तो किसी पर आप थोप ही नहीं सकते हो, ओके सो एक मेजर ब्लंडर है कि ये नॉन इन्फोर्सेबल है, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है, ओके बट लेकिन अगर स्टेट इसके ऊपर कोई लॉ बना देना, बट इफ स्टेट मेक्स अ लॉ टू प्रोहिबिट एनी एक्ट और कंडक्ट इन वायलेशन ऑफ एनी ड्यूटीज, द कोर्ट्स वुड अपहोल्ड दैट एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द रिलेवेंट फंडामेंटल राइट। अगर स्टेट इसके ऊपर लॉ भी बना देता है ना, तो कोर्ट क्या कहेगी कि उस रिलेवेंट फंडामेंटल राइट के ऊपर ये क्या है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बना दिया सरकार ने, ओके फॉर इंस्टेंस अगर एक पर्सन है हु बर्न्स और नेशनल फ्लैग, ओके इन वायलेशन ऑफ द ड्यूटी इन आर्टिकल 51A, कैनॉट असर्ट दैट इट वॉज बर्न्ड by way of demonstration against the government should be protected by the freedom of expression of right। अगर कोई इस संविधान को जला देता है, इस किसी भी नेशनल फ्लैग को जला देता है, तो लोग क्या कहेंगे कि भाई हमने सरकार के अगेंस्ट ये काम किया है, सरकार
का विरोध करने के लिए काम किया है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास एक्सप्रेशन ऑफ राइट अंडर 19 है। ओके, आर्टिकल जो 19 है उसमें कहा गया है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, राइट टू एक्सप्रेस है ना उसके अंदर दिया हुआ, तो इस राइट को वो बताएगा कि भाई अंडर दिस राइट, अंडर आर्टिकल 19 जो कि मेरा एक फंडामेंटल राइट है, मैंने ये काम किया। ओके, तो इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ना उसको हम नॉन एनफोर्सेबल और नॉन जस्टिसेबल कहेंगे, और उसके ऊपर अगर स्टेट कोई लॉ भी बनाएगा तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रदान करेगा फंडामेंटल राइट्स पर, और उसके लिए जो कोर्ट है उसको नल एंड वॉइड कर देगा। सो कंक्लूजन क्या है? फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ वैल्यूएबल फंडामेंटल राइट्स, फर्स्टली वी नीड टू ओबे और फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर हमें हमारी फंडामेंटल राइट्स को, वैल्यूएबल जो फंडामेंटल राइट्स है हमारी, उनको अगर एंजॉय करना है ना, तो हमें पहले हमारी ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको ओबे करना होगा। ओके, उनको ओबे करके, उनको मान के, हमें उनको निभा कर आगे चलना पड़ेगा तभी। और वो भी कैसे? सीरियसली हमें इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ओबे करना होगा। ओके, एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन and must realize that he has certain duties towards the nation to achieve the objective of part 4a, that is national integrity and respect, because as a सलमान सेड। ठीक है, जैसे यहाँ पर सलमान ने जो कहा था, उनका एक कोट है, देयर कैन बी नो राइट विदाउट अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटी। कोई भी राइट किसी ड्यूटी के बगैर नहीं हो सकता है। ओके, सो अगर हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करना है तो फर्स्टली हमें हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनको निभाना होगा, उनको ओबे करना होगा सीरियसली। क्यों? क्योंकि अगर कोई सिटीज़न अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाता है तभी हमारा जो नेशन है उसकी इंटीग्रिटी जो है, उसकी अखंडता जो है, जो कि हमारे पार्ट 4 का ऑब्जेक्टिव था कि हमारी नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल यूनिटी बनी रहे, तभी हमारी ये नेशनल यूनिटी बनी रहेगी अगर सिटीज़न अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सीरियसली लेंगे। सो ये कहा गया है कि कुछ ड्यूटीज़ जो है वो मॉरल ड्यूटीज़ है, या फिर सच वैल्यूज़ हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मैथोलॉजी, रिलीजन, प्रैक्टिस। ये पहले ही हमारे जो प्रैक्टिसेस है उसका पार्ट है। हमारे संस्कारों में पहले ही कहा जाता है कि भाई हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें हमारे राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। सो ये पहले ही इम्प्लिसिटली तो मेंशन थी, लेकिन अब 1976 की इस जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 ने इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया। ओके, लिख दिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उसी प्रकार पर अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी हमने लिख दिया, और सेम तर्ज पर इनको भी नॉन एनफोर्सेबल बनाया, नॉन जस्टिसेबल बनाया। सो जो फंडामेंटल राइट्स है इससे एसोसिएटेड वो हम देखेंगे। द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25 या फिर 28 तक आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन और फॉरेनर्स। जिस प्रकार से ये राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स, ये सभी सिटीजन और फॉरेनर्स का अवेलेबल है, लेकिन उसी प्रकार से जो ड्यूटीज़ है वो किसके ऊपर ऑब्लिगेटरी है? ओनली सिटीजन के ऊपर। ओके, तो ओनली सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 एंड 30। सो ये जो राइट्स ओनली सिटीजन का अवेलेबल है, उसी प्रकार ड्यूटीज़ भी सिटीजन्स पर ऑब्लिगेटरी है, ना कि फॉरेनर्स के ऊपर। सो देखिए दोस्तों, फिर से एक बार पढ़ लेंगे पूरी की पूरी ड्यूटीज़ क्या थी। सो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, ये 11th वाली थी। टू प्रमोट हारमोनी था। ओके, uphold and protect the unity and integrity of India, then develop humanism and spirit of reform है। वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज, ये जो हमारा रिच हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको वैल्यू करना। ओके, देन एब्जर वायलेंस को एब्जर करे, सेफगार्ड करे पब्लिक प्रॉपर्टी को, चेरिश करें हमारी जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी आइडियल्स थे हमारी फ्रीडम स्ट्रगल्स की, उन नोबल आइडियाज़ को हम चेरिश करें, फॉलो करें, उसको इंजॉय करें। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस, हमें एक्सलेंस की तरफ भागना चाहिए। ओके, इससे हमारा नेशन भी राइज होगा, उसकी भी प्रगति होगी। देन प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है इसको प्रोटेक्ट करें, इसको इम्प्रूव करें। उसी के साथ साथ जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके प्रति हमें सद्भावना होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। ओके ओके, सो गाइस देखिए, ये दो थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, सो ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी इन्हें आप अच्छे से करिए।
आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, ओके, ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन नीचे दी गई जो 4 ऑप्शंस है उसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है ये पूछा जाएगा, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज किसके ऊपर अप्लीकेबल है, ओके, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज को किस एक्ट के अंतर्गत, किस अमेंडमेंट के अंतर्गत लाया गया, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ओके। ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि ऑप्शन ए फंडामेंटल ड्यूटीज वर ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत हो गया। सेकंड होगा फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड, ओके, बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, तो ये ओके हो जाएगा। थर्ड होगा कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा, ओके। या फिर फोर्थ होगा कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय दिस, सो ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर्थ वाज राइट। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई और 11th जो थी वो बाद में ऐड हुई। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किस रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड है। जो भी चाइल्ड है हमारे 6 से लेकर 14 साल के बच्चे, उनके एजुकेशन से रिलेटेड गार्डियन और पेरेंट की जिम्मेदारी बताएगी। तो इस ड्यूटी को कब ऐड किया गया, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था हमारा, ओके, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ओके, 2002, जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, इसने इस 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं हम उनको अच्छे से डील करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से और इलेबोरेटली या फिर इजी वे में मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। अगर मेरी टीचिंग्स आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको इन लेक्चर्स का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, ओके। एक लेक्चर है करंट अफेयर्स का, जैसे मैंने कहा था कि करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन द न्यूज़ वो उनको हम कवर करेंगे। सो जो पेमेंट बैंक्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया है, उसको मैं जल्दी अपलोड करूंगा आने वाले 1-2 दिनों में, ओके। सो तब तक बने रहिए प्रीलिम्स व्यूअर के साथ। थैंक्स अ लॉट।